हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीजीटी साइंस फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यू, वो भी यूथ पब्लिकेशन से। किससे कंप्लीट होंगे? पूरे यूथ पब्लिकेशन से सारे एमसीक्यू कर होंगे और आपको सारे एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, यहाँ पे व्हाइट से लिखते हैं, व्हाइट से नहीं येलो से लिखते हैं। पहला एमसीक्यू है, कोणीय संवेग इक्वल्स टू अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इनटू वेग दिया है, तो अल्फा बीटा और गामा की विमा ज्ञात करो। अच्छा, कोणीय संवेग क्या होता है? एम वी आर। अल्फा बीटा ये लिखा हुआ है, माइनस गामा अपॉन टाइम लिखा हुआ है, टाइम मतलब कि टी, और वेग मतलब कि वी, और वी से तो वी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो और एक और पता है हमें, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं बराबर हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा की विमाएं एम आर के बराबर होंगी। अल्फा बीटा की विमा किसके बराबर होंगी? हमारी एम आर के बराबर होगी। एम मतलब मास, मास की विमा क्या होती है? एम, और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या की विमा होती है एल। तो अल्फा और बीटा की विमा या तो एम होगी या फिर एल होगी। अब हम निकालते हैं किसकी विमा? गामा की विमा। गामा की विमा भी किसके बराबर होगी? एम आर इक्वल्स टू गामा अपॉन टी। तो गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये दूसरा मार्कर यूज करूं मैं। गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम आर टी। एम की विमा एम, आर की विमा एल और टी की विमा टी। तो इसकी विमा कितनी हो गई? इसकी हो गई अल्फा और बीटा की, एक की एम एक की एल होगी, और गामा की हो गई एम एल टी। अब देखो एम एल टी तो नहीं है, क्योंकि एम और एल और एम एल टी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? एम एल टी माइनस वन। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अगर आपने जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा। जो नहीं दे रहे मेरे करने से पहले कमेंट में आंसर लिखें, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें चीजें समझ में आ रही है। एन कणों वाले नेट पिंड के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है? स्वतंत्रता की कोटि का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 3n माइनस के। यहाँ पे एन कणों की संख्या होती है। क्या होती है? कणों की संख्या। और एन क्या होता है? के होता है प्रतिबंधों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रतिबंध नहीं दे रखे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? प्रतिबंध यहाँ पे 0 है, केवल कितने रह जाएंगे? कण रह जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर देखा जाए तो हमारा आंसर होगा केवल 3n, f इक्वल्स टू 3n। तो हमारा आंसर कौन सा है? 3n। आगे बात करते हैं गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र या विमेय सूत्र भी हम जिसको कहते हैं। अच्छा, एक बात समझिए, इसमें हम दो विमेय सूत्र को याद करने वाले हैं। एक तो गुप्त ऊष्मा, एक विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा दो वर्ड लिखे गए हैं, दोनों वर्ड छोटे हैं, तो इसका होता है डबल टू मतलब L2T-2। विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा से थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इसलिए होता है इसका L2T-1 और K-1। क्या होती है गुप्त ऊष्मा की? L2T-2। विशिष्ट ऊष्मा की क्या होती है? L2T-2 K-1। आगे चलते हैं। वेग बल F, वेग V और समय T को मूल विमा मान लिया जाए तो देखिए संवेग की विमा क्या होगी। ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, पर हम तुम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें इसकी अप्रोच नहीं पता है। अप्रोच मैं बताऊंगा आपको क्या अप्रोच होती है। आप देखो यहाँ पे किसकी विमा निकालनी है? हमें संवेग की निकालनी है। ये किस पर निर्भर करेगा? बल, वेग और समय पर। तो हम कह सकते हैं संवेग बराबर होता है, समानुपाती में लगाएंगे हम, P समानुपाती F, V और T। इनकी हम पावर लिख लेंगे X, Y और Z। P बराबर हो जाएगा K F V T X Y Z, जहां K क्या है? K एक समानुपाती विमाहीन नियतांक है। क्या के एक समानुपाती विमाहीन क्या हुआ? नियतांक है। हमें इसको ये करना है, क्या करना होगा इसके लिए हमें? सॉरी, अनएबल टू डू। चलो देखते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक ही आ रही होगी, नहीं तो हो जाता।
चलो इसको छोड़ते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं हम थोड़ा सा इरेज करके कि एक समानुपाती विमाहीन नियतांक है और इसके लिए हम क्या कहेंगे, मतलब के विमाहीन है, सीधी बात, विमाहीन है, के विमाहीन है तो इसकी विमा नहीं होगी। अब दोनों पक्षों की विमा लिख लो। संवेग की विमा क्या होती है, MLT-1। कैसे पता, संवेग के बारे में यहाँ पे समझिए, आगे भी क्वेश्चन काफी आने वाले हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट कर लो संवेग की विमा को। संवेग P बराबर होता है mv, m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग। द्रव्यमान की विमा होती है m और वेग की होती है LT-1, इसलिए विमा क्या हो जाएगी, LT-1। अगर संवेग की विमा होगी LT-1, k की कुछ होगी नहीं, f की क्या होगी MLT-2, बल की विमा होती है MLT-2 की पावर x, वेग की क्या होती है, वही पड़ी है LT-1 की पावर y, और z की क्या होती है, और t की क्या होती है t की पावर z। अब देखो यहाँ पे m कितनी बार आया है, m आया है एक बार, तो m की पावर हो जाएगी x। l कितनी बार आया है, l आया है 3 बार, यहाँ पे l की पावर x, यहाँ पे l की पावर y प्लस की वो भी, और कुछ नहीं है। अच्छा t कितनी बार आया है, 3 बार, यहाँ पे t की पावर माइनस के 2x, माइनस के 2x क्यों, क्योंकि t की पावर कितना माइनस के 2x है। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे l की पावर, t की पावर यहाँ पे कितनी है, माइनस y है, यहाँ पे t की पावर प्लस के z है। कोई दिक्कत है, एक बार और समझ लेते हैं हम, m की पावर x, l की पावर x, क्यों, l प्लस का है तो l की पावर x, l की पावर प्लस y, t की पावर माइनस 2x क्योंकि माइनस 2 लिख रहा है, माइनस 2x, t की पावर माइनस y क्योंकि t की पावर माइनस 1 है, और t की पावर प्लस z क्योंकि यहाँ पे प्लस की पावर है। अच्छा अब कंपेयर करना है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की। यहाँ पे x m की पावर कितनी है x, यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पे l की पावर कितनी है x प्लस y, और यहाँ पे l की पावर कितनी है 1। अच्छा x की पावर 1 अगर मैं रख दूं, 1 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं तो 1 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये ऑप्शन देख लो जिसमें y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब v ना हो। अब v किस में नहीं, क्योंकि हमें फिर z निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, हम ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। ट्रिक का मतलब हम शार्प कर सकते हैं अपने माइंड को, v नहीं हो उसमें, इसमें v है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, इसमें v है ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पे अब अप्रोच लगानी पड़ेगी, अब हमें z की भी वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी ft-1 और ft आंसर दे रखा है। अब पुट करो x और y की वैल्यू आ गई। अच्छा z की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर कितनी है -1, माइनस की 2, x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की 0 प्लस की z इक्वल्स टू -1, और z बराबर हो जाएगा -1 प्लस 2, कितना बचेगा z बराबर के +1। तो आंसर हमारा आने वाला है जिसमें FT हो, आंसर नंबर V हमारा आंसर होने वाला है। अच्छा अब मैं यहां से एक बात कर लेता हूं नोट, कहाँ है, ये है शायद, हाँ इसको ध्यान में रखेंगे हम, बस जब भी हमें चाहिए होगा तो हम ऊपर कर लिया करेंगे, नहीं तो ये ऊपर रहेगा ही रहेगा। ओके आगे चलते हैं हम। प्लैंक नियतांक किसके समान होता है, हमें एक बात पता है, रदरफोर्ड बोर्न के परमाणु मॉडल में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कहा है किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग मतलब MVR, मतलब कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। अब ये बात हमें काफी अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है, h और 2 पाई की कोई विमा होने वाली नहीं, सॉरी n/2 पाई की कोई विमा होने वाली ही नहीं है क्योंकि संख्याओं की कोई विमा नहीं होती, तो h की विमा सीधे सीधे किसके बराबर होगी, कोणीय संवेग के। तो इसमें यहाँ पे कोणीय संवेग का आंसर है, आंसर नंबर डी हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का आयामी सूत्र क्या है, आपको एक बार पता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपको पता हो शायद, c² बराबर होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट।
सी क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका खुद का मतलब कितना होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताइए मीटर की विमा क्या होती है, एल, एल की पावर 2, और सेकंड की कितनी होती है, टी, टी की पावर 2, तो L2T-2 हमारा आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं हम श्यानता गुणांक। सुनो, अब मैं कुछ विमा आपको याद करवाने वाला हूं, 3-4 विमाएं जो कि लगातार पेपर में पूछी जाती है, उन्हीं को हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहली विमा है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है, ड्रीम 12, क्या होती है, सॉरी ड्रीम 11, ड्रीम 11 क्या होती है, ड्रीम 11। जैसे मैच में ड्रीम 11 है, वैसे ही श्यानता गुणांक भी ड्रीम 11 है। क्या है ड्रीम 11, ML-T लिख लिया, फिर लिख लो 11 -1 तो ड्रीम 11, ML-1 T-1 तो ड्रीम 11। अब आती है दूसरी, या तो हम कह लें दाब, या कह लें प्रतिबल, या फिर कह लें प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। इसकी क्या होती है, इन सभी की विमा होती है ड्रीम 12, ML-1 T-2 क्या होती है, ड्रीम 12। श्यानता गुणांक की ड्रीम 11, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक की ड्रीम 12, ML-1 T-2। तीसरी कार्य कह लो, किसी प्रकार की ऊर्जा कह लो, अच्छा ऊष्मा भी, ऊष्मा में कौन सी ऊष्मा नहीं होंगी, एक तो गुप्त नहीं होगी, एक विशिष्ट नहीं होगी। विशिष्ट ऊष्मा, ये दोनों ऊष्माएं होने वाली हमारी नहीं है, इन दोनों हम ऊष्माओं को नहीं लेंगे। तो इन दोनों कार्य ले लो, ऊष्मा ले लो, और बल आघूर्ण ले लो, बल आघूर्ण ले लो। इन सभी की विमा क्या होती है, ML-2T-2, और मात्रक क्या होता है, जूल। क्या हमें तीनों विमा सही से समझ में आई। श्यानता गुणांक की विमा ML-1 T-1, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा ML-1 T-2, कार्य ऊर्जा ऊष्मा की विमा ML-2 T-2 होती है। तो हमारी विमा किसकी पूछा है, श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक की क्या होगी, ML-1 T-1 ड्रीम 11। क्या हमें बात समझ में आ रही है, क्या होगी विमा, ML-1 T-1 ड्रीम 11। बात समझ में आई। निम्नलिखित भौतिक राशियों में किसकी विमाएं समान है, देखो अभी आ गया। क्या दाब और प्रतिबल की विमा अभी नहीं बताई मैंने कि दोनों बराबर होती हैं, खूब अच्छी तरीके से पता चल गई। चलो आपको एक और बात, वोल्ट चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा पहले बताओ मुझे, थोड़ा सा पहले का रिकॉल कर लेते हैं। W = V/Q नहीं पढ़ा गया आपने कभी, V का मतलब वोल्ट और Q का मतलब कूलम, मतलब वोल्ट इंटू कूलम को हम W लिख सकते हैं, टाइम को क्या लिख सकते हैं, T। W/T को ही कहते हैं P, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का क्या हो गया, W/T हो गया। आगे चलते हैं, कौन सी सदिश राशि नहीं है, तापमान एक सदिश राशि नहीं है, और सारी क्या होती है, हमारी सदिश राशि होती है। तापमान अदिश राशि है, 7 हमारी मूल राशियां हैं, और सातों की सातों आप यकीन मानना अदिश हैं। कौन कौन सी है मूल राशियां, इन पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। एक पहली मूल राशि है द्रव्यमान, कौन सी है, द्रव्यमान। फिर द्रव्यमान के बाद दूसरी कौन सी मूल राशि है, द्रव्यमान के बाद मूल राशि आती है हमारी कौन सी, एक सेकंड अभी आए मैं। हाँ भाई, द्रव्यमान के बाद कौन सी मूल राशि आती है हमारी, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द्रव्यमान फिर आती है समय, फिर लंबाई, फिर विद्युत धारा, पांचवी ताप, छठवीं ज्योति तीव्रता, और 7वीं नंबर की आती है हमारी पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 हमारी क्या है, मूल राशियां हैं, और सातों की सातों अदिश हैं, तो इसमें हमारा ताप भी आता है। आगे चलते हैं,
निम्न में से किन की विमाएं समान हैं? अच्छा, आवेग और संवेग, चलो ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक विमा का अच्छा टॉपिक है। कौन कौन सा है? आवेग, कौन सीरीज होगा? चलो, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन। ये दोनों किसके बराबर होते हैं? एफ इंटू डेल्टा टी की। कैसे पता? क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम कहता है सॉरी, कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है आवेग। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर एफ डेल्टा टी। क्या हम याद रखेंगे अब इसको? आगे चलते हैं। आगे हमने बताया प्रस्ताव का विमेय सूत्र क्या होता है। पहले बताइए प्रस्ताव होता क्या है? प्रस्ताव होता है टी इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। एफ मतलब न्यूटन, न्यूटन की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। एल की विमा क्या होती है? एल। एल से एल कट जाएगा तो कितना बचेगा? एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू है हमारा आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। वेग प्रवणता किसके समान होती है? वेग प्रवणता होती क्या? पहले तो प्रवणता क्या होती है? दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। जैसे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होगा? दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। डेल्टा कैपिटल वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ये हो गई विभव प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होगी? ताप प्रवणता दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। वेग प्रवणता अब आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, कि भाई वेग प्रवणता क्या होगा? दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। वेग की विमा क्या होती है? एल टी माइनस वन। इसकी विमा क्या होती है? एल। एल से एल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? टी माइनस वन। और टी माइनस वन किसकी विमा होती है? आंसर नंबर बी आवृत्ति की। बिल्कुल सही बात कही आपने। निर्वात में प्रकाश के वेग सी मी नॉट और एप्सिलॉन नॉट में सही संबंध है। मैंने आपको बताया था सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर पहले इससे मैं मात्रा भी निकाल के दिखा है। तो हमारा आंसर नंबर होगा बी, वी नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्षेत्रफल ए, वेग वी, घनत्व रो, मूल मात्रक माने तो बल के विमेय सूत्र क्या होगा? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था जिसमें हमने संवेग की बात की थी। अब किसकी बात कर रहा है? बल की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कहा? किसका बात बतानी है? बल के बारे में बतानी है। बल किस किस पे निर्भर कर रहा है? ए पर, वी पर, ए पर निर्भर कर रहा है, वी पर निर्भर कर रहा है और रो पर। और हम घात मान लेंगे एक्स वाई जेड। एफ समानुपाती को हटा के कोई ना कोई समानुपाती निर्देशांक एक्स, वी की पावर वाई, रो की पावर जेड। क्या हमें बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम लिख लेते हैं विमा। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। के की विमा कुछ होगी नहीं। ए एरिया है, एरिया की विमा होगी एल टू की पावर एक्स। वेग की विमा क्या होगी? एल टी माइनस वन की पावर वाई। और रो की विमा क्या होगी? एल, रो इक्वल टू होता है एम अपॉन वी। एम मतलब हो गया केजी, केजी की विमा एम और वी की विमा एल। ऊपर जाके एम एल माइनस थ्री अब की पावर जेड। एम कितनी बार आया है पूरी लाइन में? एम आया एक बार, जेड की पावर, एम की पावर हो जाएगा जेड। अब एल कितनी बार आया? एल आया 3 बार, 1 2 3। तो एल की पावर 2x, एल की पावर प्लस y और एल की पावर माइनस की 3z। कितनी बार समझ में आई हमें? इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही है हमें? इस वाली पेन को लेकर के देखूं। और t की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? माइनस के माइनस माइनस प्लस वाई। अब कंपेयर कर लेते हैं एम एल टी माइनस टू।
चेक करो, यहाँ पे z की पावर m की पावर z है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो z बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे t की पावर y है और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो y बराबर हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है? -2 -2 कैसे आ रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे t की पावर -y आएगा, t की पावर -y आएगा, तो -y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पे l की पावर है 2x प्लस y -3z इक्वल्स टू हो जाएगा 1। x की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू रख देंगे 2 और z की वैल्यू रख जाएगी 1, तो हो जाएंगे 3 बराबर के 1। 2x -1 इक्वल्स टू 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 इधर आके प्लस का x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। कैसे आया? 2 से 2 कटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा आंसर। तो हम क्या कह सकते हैं, z की वैल्यू x की वैल्यू 1, मतलब बल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा f, k तो लिख ही रहा है, x a की पावर x तो a की पावर 1, v की पावर y, v की पावर 2 और z की पावर रो की पावर z, और रो की पावर कितनी है 1, क्योंकि z की वैल्यू भी कितनी है 1। तो हमारा आंसर कितना होने वाला है a v की पावर 2 रो की पावर 1, आंसर नंबर ए। क्या हमें आंसर समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? 1 वाट घंटा, एक वाट घंटा, ये बताओ पहले एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो ये वाट सेकंड हो सकता है। वाट सेकंड को हम क्या लिखते हैं जूल, तो हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो हमारा आंसर होने वाला है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल। आगे देखते हैं हम, किसी पदार्थ का घनत्व 10 की पावर वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको उसमें मतलब ऐसा ही में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा ही का मतलब ग्राम को केजी में बदलेंगे -3 का गुणा, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे -2 मीटर का गुणा, कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, -6 ऊपर जाके प्लस के 6, तो हो जाएंगे 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। क्या हमें क्लियरली समझ में आ रही है? मुझे पता है बहुत जरूर हो रही होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली बातें चल रही हैं हमारी, आपकी कोई बात ही नहीं हो पा रही है। रीजन ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई जुलाई में आपका नोटिफिकेशन टीजीटी साइंस का आने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही दमदार तरीके से पढ़नी होगी। और दमदार तरीके से पढ़ने का मतलब विदाउट टाइम वेस्ट के केवल अपने हम फोकस पे काम करें, और फोकस के थ्रू हम ऐसे ही काम कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली पढ़ाते हुए जाएं। क्योंकि अगर हम पर डे 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 क्वेश्चन का मतलब होता है 2 क्लास कम से कम लगाते हैं, तब जाके हमारी विद इन टाइम 2 महीने में हमारी यूथ पब्लिकेशन की बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। रीजन सबसे बड़ा है कि भाई देखो है इसमें 5-6 हजार क्वेश्चन, पर कंटिन्यूटी मैटर करती है ना। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि भाई देखो हफ्ते में तुम 5 दिन भी पढ़ते हो तो मैं कंटिन्यूटी मानता हूँ, क्योंकि 5 दिन पढ़ने के बाद उसका आपको रिविजन भी तो करना है ना। पढ़ते हुए जाना, बहुत सारा पढ़ने ना एग्जाम निकालने का तरीका नहीं है। बहुत कम को ज्यादा बार पढ़ने से एग्जाम निकलता है, ज्यादा टेस्ट देने से एग्जाम निकलता है, ज्यादा रिवाइज करने से एग्जाम निकलता है, ना कि कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हो रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसलिए हम थोड़ा सा बात कम और काम ज्यादा कर रहे हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है यहाँ पे 30 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, गैस नियतांक आर का विमेय सूत्र क्या होगा। आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो पीवी इक्वल्स टू कितना होता है, आरटी गैस समीकरण है, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पीवी अपॉन टी। पी का मतलब क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी क्या क्या होता है मीटर क्यूब, और टी का क्या होता है केल्विन या फिर थीटा लिख सकते हैं, कोई केल्विन मात्रक होता है इसका। अच्छा एक और बात, और एन और लगता है कभी कभार, इसमें कभी कभार नहीं लगता है, जब एन की वैल्यू हम 1 मोल लेते हैं और नहीं और एन की वैल्यू नहीं लेते हैं तो हम एन और लगा देते हैं, इसकी क्या होती है मोल। इसने एन के मोल नहीं दे रखा था विमा में, इसलिए हमने एन को हटा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एन को हटा रहे हैं हम। ओके, अब मीटर क्यूब से ये कट गया, कितना आएगा 3
इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब अपॉन केल्विन। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब एक बार कट जाएगा तो आ जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन। मीटर की न्यूटन की होती है ml t-2, मीटर की होती है L, केल्विन की होती है थीटा। तो हो जाएगी ml2 t-2 k और थीटा -1। क्या हो जाएगा? थीटा -1। ml2 t-2 थीटा -1, ml2 t-2 थीटा -1। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होने वाला है। ऊष्मीय क्षमता हीट कैपेसिटी की विमा किसके बराबर होती है? हीट कैपेसिटी, ऊष्मीय क्षमता की बात हो रही है, मतलब कि ऊष्मा चालकता गुणांक की बात हो रही है। ऊष्मा चालकता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर Q बराबर K A डेल्टा थीटा T अपॉन L। K A डेल्टा थीटा T अपॉन L। अगर हम K के निकालेंगे तो कितना आएगा? एक सेकंड। ओके बैक करते हैं। QL अपॉन A डेल्टा थीटा T। Q की विमा किसके बराबर होगी? ml2 t-2। L की किसके बराबर होगी? L के। A के किसके बराबर होगी? L2 के। डेल्टा थीटा किसके बराबर होगी? K के। और T किसके बराबर होगी? सेकंड की। T की विमा बराबर होगी T की। L2 से L2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? m L t-2 और k-1, ml t-2 और k-1। हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या हमें क्लियरली समझ में आ रही है बातें? क्या क्लियरली समझ में आ रही है? 1 किलोग्राम पदार्थ की ऊष्मा कितनी जूल के बराबर होती है, इसके बारे में बात चल रही है 1 केजी की। अब आपको पता हो आइंस्टाइन ने कोई क्वेश्चन दिया था mc²। आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई ऊर्जा को ऊष्मा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसके थ्रू बदला जा सकता है? E बराबर mc² से। तो हमें 1 kg को बदलना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। इसी को ही नहीं लगभग 10⁻17, 16 और 1 17 कर दिया है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 10⁻17 जूल के बराबर हो सकती है। आगे हम देख रहे हैं नाभिकीय द्रव्यमान की घनत्व की कोटि क्या होगी। नाभिकीय द्रव्यमान की घनत्व की होती है 10⁻17 kg/m³। रो बराबर होता है 2.326 आई थिंक, ध्यान नहीं है मुझे पूरा, इंटू 10⁻17 kg/m³। अगर निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, मुझे निकालना आता है पर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सूर्य के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। एक सेकंड, क्या हो जाता है इसमें पता ही नहीं चल रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के द्रव्यमान को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे आवेग की विमा किसके बराबर होती है? अभी बताया था मैंने। आवेग होता है आई, जो कि संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, जिसको हम F डेल्टा T कहते हैं। F की तो अच्छा, आप संवेग की विमा बताई थी मैंने, P बराबर mv से निकाल दो, सबको छोड़ो। M की विमा क्या होती है? M। और V की क्या होती है? LT-1। इसलिए विमा क्या हो सकती है हमारी? MLT-1। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? MLT-1। देखो आपने काफी आधी पारी तो पार कर लिया, क्योंकि 24 पे आ गए। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, ये पता ही है हमें अच्छे तरीके से। 1 लीनियर क्वेश्चन काफी आने वाली है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कैसे निकालते हैं? देखो, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम G का मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। K का होगा न्यूटन, दूरी का होगा मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आंसर हमारा आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं हम। किस भौतिक राशि की संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में क्या संबंध होता है? पहले ये समझिए कि हमें आम लेके आने हैं 2 किलो। मम्मी ने कहा कि भाई मार्केट जाना है और मार्केट से 5 किलो गुड़ लेके आना है, तो मम्मी कहेंगी 5 किलो। अब 5 क्या है यहाँ पे? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। केजी क्या है? मात्रक। तो किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए n
u, दोनों चीज चाहिए और दोनों में संबंध निकालने के लिए कोशिश करोगे, n निकालोगे तो u चले जाएगा नीचे। तो n जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो किसके होता है, u के होता है। तो हम कह सकते हैं n व्युत्क्रमानुपाती 1/u, n व्युत्क्रमानुपाती 1/u। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म एक व्युत्पन्न मात्रक है। अभी बताया था मैंने, मात्रक नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक कौन सा नहीं है, तो हमने बताया था विद्युत धारा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, मूल राशियों में आता है। 7 मूल राशियां होती है, पीछे बताया है। श्यानता गुणांक की विमा आ रही है, ड्रीम 11 होती है, हमें काफी अच्छी तरीके से पढ़ता है। और दाब प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक की होती है ड्रीम 12, ml-1 t-2। आगे चलते हैं, प्रश्न तनाव की विभेद सूत्र अगेन आ गया है। तो हमें पता है F इक्वल्स टू कितना होता है, T इक्वल्स टू कितना होता है F/L। F की विमा क्या होगी ml-t-2, इसकी होगी L, तो L से L कट जाएगा तो कितना बचेगा mt-2, हमारा आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, वंडर वाल समीकरण में A की विमा किसके बराबर होगी। मैंने पहले भी बताया था, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब उनकी विमा आपस में बराबर हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि P प्लस P जो A की विमा होगी, मतलब A/v² की जो विमा होगी वो P की विमा के बराबर होगी। अगर हम v² को चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं P की विमा दाब की विमा अभी बताइए ड्रीम 12, ml-1 t-2। वेग की क्या होगी, सॉरी वेग नहीं है ये आयतन है, आयतन की विमा क्या होती है L3, L3 की पावर 2, ये हो जाएगा ml की पावर 5 t की पावर -2। 5 कैसे आया, 3 दूनी 6, 6 L है और एक माइनस का L है, कितने बचेंगे प्लस के 5। तो ml-5 t-2 आंसर नंबर हमारा होने वाला है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, ए। वंडरवाल समीकरण में B की विमा क्या होगी, अभी पढ़ा है हमने वंडरवाल समीकरण, v-v, मतलब B की विमा किसके बराबर होगी V के, और V की विमा क्या है L3, अभी पढ़ी है हमने, तो कितनी होने वाली है L3 हमारी विमा होने वाली है। आगे चलते हैं, पावर A, मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फ्लक्स C, इंडक्टेंस D के मात्रक क्या होते हैं। पावर का मात्रक कौन बताएगा, पावर का मात्रक होता है वाट, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है वेबर, और इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व का मतलब होता है हमारा हेनरी, HENRY, हेनरी। बात सही में आ रही है, निम्नलिखित में से जोड़े की विमा समान है। अभी बताया था मैंने किस किस की, काल और बलागुण की विमा बराबर होती है। तुम्हें बताया मैंने, दो जोड़े तो बताए हैं मैंने, दाब प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों की विमा ड्रीम 12 होती है। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा और बलागुण की विमा होती है ml2 t-2। पर ऊष्मा में कौन सी नहीं लेनी, ना ही तो विशिष्ट ऊष्मा लेनी है ना ही गुप्त ऊष्मा लेनी है, केवल हम ऊष्मा की बात करें तो है। आगे चलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये सभी को पता होगा, कोई चोमू ही होगा जिसको नहीं पता होगा, 10⁻⁻10 मीटर। आगे बात करते हैं, एक मापांक का मात्रक होता है, आपको पता होगा, मैं सबकी विमा बराबर होता है, ये तो मात्रक भी बराबर होगा, क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो हटाओ। आगे एक नैनोमीटर, नैनो का मतलब -9, नैनो का मतलब -9, नैनो का मतलब -9। ओहो बिल्कुल, और देखो अब यहाँ पे इसने कला खेल दी, हम -9 लगा के आंसर आ जाएंगे और हमारा ऑप्शन गलत, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों है। कैसे, देखो यहाँ पे नैनो का मतलब -9 होता है, ये बात क्लियर है, ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। पर एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर, एक सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर, दोनों का डिवाइड देंगे तो मीटर से मीटर खत्म, तो एक नैनोमीटर अपन एक सेंटीमीटर कितना होने वाला है हमारा 10⁻⁷, तो एक नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, L
प्रेरित तत्व और आर प्रतिरोध की विभव। पहले तो ये बताइए एल क्या होता है? एल का मतलब होता है ओम सेकंड या फिर हेनरी। क्या होता है? हेनरी, ओम सेकंड या फिर हेनरी। और आर का मतलब क्या होता है? ओम। दोनों का भाग दे लो, क्या बचेगा? सेकंड। सेकंड मतलब किसका? समय। किसका मतलब? समय का मतलब। तो किसके समतुल्य हो जाएगा? ये समय के समतुल्य हो जाएगा। इसको हम कालांक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वॉट सेकंड होता है, अभी पढ़ा था हमने। कैसे पता है? पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी इंटू टी। पी मतलब वाट और टी मतलब सेकंड। तो ये भी है, ये भी है। हेनरी इंटू एम्पियर स्क्वायर और हेनरी अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अब समझना है ऊर्जा के बारे में। आपको पता हो ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एल आई नॉट स्क्वायर भी होता है। एल का मतलब होता है हेनरी और आई का मतलब होता है एम्पियर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा नहीं हो सकता? हेनरी अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये फिर किसका होता है? ये कौन बताएगा? आप कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं। कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? आपको पता है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह समानुपाती होता है। ये स्थानांतरीय गति में सेम ऐसे ही बल की जगह लेते हैं हम बल आघूर्ण और संवेग की जगह लेते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एंट्रोपी का विमीय सूत्र। पहले एंट्रोपी में क्लॉसियस असमानता क्या होती है समझो। ds इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी होती है। क्या होती है? डी क्यू अपॉन टी होती है। डी क्यू की विमा ml2 t-2, क्योंकि ऊष्मा है। ऊष्मा की विमा अभी बताई मैंने क्या होती है? ml2 t-2। ऊष्मा, ऊर्जा, काल, बल, आघूर्ण, इन चारों की विमाएं ml2 t-2 होती है। आगे बात करेंगे टी केल्विन है। केल्विन की क्या हो जाएगी? के ml2 t-2 k-1। क्या हमें क्लियरली बात समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मोदंडता C5 होती है। ये कहाँ पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं हम चल कुंडली धाराओं पे क्लास 12 के टॉपिक में। वहां बताया जाता है कि लगाया गया है बल आघूर्ण विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। समानुपाती को उठाकर हम सी लाते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन फाइव। फाइव कोण है। कोण और घन कोण दोनों क्या होते हैं? लावारिस। लावारिस मतलब ना ही तो इन पे मात्रक है ना ही इन पे विमा है। ना ही तो इन पे मात्रक है और ना ही इन पर विमा है। क्या हम आगे बात समझ में आ पा रही है? अच्छा, टाउ की विमा क्या होती है ये बताइए मुझे। टाउ की विमा होती है ml2 t-2 और फाइव की विमा कुछ होगी नहीं तो कितनी विमा आ जाएगी हमारी? ml2 t-2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। प्लांक नियतांक का प्लांक नियतांक का मात्रक किसके गुणनफल के बराबर होता है? प्लांक नियतांक का ये किसके गुणनफल के बराबर होता है? पहले तो आप ये बताइए प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के। दोनों की विमाएं बराबर होती हैं। अच्छा, या फिर ऐसा समझिए प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकंड और जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर सेकंड। न्यूटन मतलब बल, मीटर मतलब दूरी और सेकंड मतलब समय। तो बल, दूरी और समय कौन सा हमारा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। अभी पढ़ के आए हैं हम ml। ऊष्मा चालकता गुणांक चलो एक बार और निकाल लेते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। के की विमा निकालनी है तो लिख देंगे क्यू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा टी। क्यू की क्या होगी? ऊष्मा है तो ml2 t-2 ही पढ़ा था हमने। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, बलागुण की विमाएं ml2 t-2 होती है। अब बल इसकी क्या होगी? L। ए की क्या होगी? L2। डेल्टा थीटा की क्या होगी? केल्विन। और इसकी क्या होगी? हमारी सेकंड। अब L2 से L2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। L2 से L2 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल आउट। और सॉरी एक गलती हमसे हो गई, सेकंड की विमाएं वो होगी हमारी टी। अब बताओ L2 से L2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ml t-3 k-1 ml t-3 k-1
कैसे t-3, t ऊपर जाके -1 होगा, -2 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा -3 और k माइनस हो जाएगा 1, k कह लो या फिर थीटा कह लो, इसलिए हमारा आंसर होने वाला करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ml t-3 k -1 या फिर थीटा -1। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। फिर हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं आप बताएंगे। अच्छा हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे अमीटर का उपयोग करते हैं धारा नापने के लिए, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं दाब नापने के लिए, और स्प्रिंग नेतन का उपयोग करते हैं द्रव्यमान वगैरह नापने के लिए। तो किसका उपयोग हम कर सकते हैं? यहाँ पे हम हाइग्रोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। तनीर डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग T/m क्या है? T हमारा तनाव है और m क्या है? एकांक लंबाई में द्रव्यमान। m क्या है? एकांक लंबाई में द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है v = होता है √T/m। T हमारा तनाव और m हमारा द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान नहीं है, ये द्रव्यमान हमारा नहीं है, ये हमारा द्रव्यमान ना होकर के क्या है? ऊपर वाला तो तनाव है, बिल्कुल सही है, तनाव बिल्कुल सही है, पर m क्या है? एकांक लंबाई में द्रव्यमान है। क्या है? एकांक लंबाई में द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब केवल रिमेनिंग 5 रह गए हैं। वैन डर वाल गैस समीकरण कौन सा है? a + p + a/v² v - v = RT। ये हमारा वैन डर वाल समीकरण है। नीचे वाला हमारा गैस समीकरण है और ये हमारा वैन डर वाल समीकरण नहीं है क्योंकि माइनस आता है, नन ऑफ द अबव इसमें आंसर नहीं है। आवेग की विमान इनमें से किसके बराबर होगी? संवेग के बराबर होगी। अभी पढ़ के आए हैं आवेग संवेग बराबर, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन होता है। और एक फर्मी बराबर, फर्मी किसकी मात्रक है? हमारा लंबाई का मात्रक है, जिसमें 10⁻15 मीटर होते हैं। सबसे छोटा मात्रक हम कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, हमारी लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। पहले भी हमने जूल सेकंड मात्रक को पढ़ा है। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? सर्वत्र गैस नियतांक का मात्रक क्या है? अभी हम पढ़ के आए हैं कि पीवी = कितना होता है? RT। और अगर हम क्या ले लेंगे n, तो ये क्या हो जाएगा? nRT। तो R = कितना हो जाएगा? PV/NT। P का क्या होता है? P का होता है Nm/m²। V का क्या होता है? m³। N क्या होता है? मोल। और T क्या होती है? केल्विन। m² से ये खत्म तो आ जाएगा न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल पर मोल केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन हमारा आंसर, तो हम कह सकते हैं जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारा आंसर होने वाला है। अब इसी के साथ हमारे आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास भी जल्दी अपलोड होगी, जिसमें 52 से लेके 106 तक के क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 151 तक के क्वेश्चन है टोटल। इसमें एक छोटा एक वैसा क्वेश्चन था जो टाइप नहीं हो पा रहा था, साथ में बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए आप कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कर लेना, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।